हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड मयूर आज आपके साथ फिर से हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने आपको रिफ्लेक्शन का बेसिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था। आई होप सो। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम रह गई हो देन यू कैन आस्क। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो अ फिनोमेना रिलेटेड टू फिजिक्स। रिफ्रैक्शन भी एक तरह का फिनोमेना होता है फिजिक्स में जो कि यूज होता है। तो मैं आपको बेसिकली पहले स्टार्ट करता हूं उसके एक एप्लीकेशन से, देन वी विल डिस्कस इट फर्दर। पहले मैं आपको इसका एक एप्लीकेशन समझाता हूं, तब मैं आपको बताता हूं कि ये रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो इसके एप्लीकेशन में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो ऑब्जर्व करिएगा। ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें आई हैव केप्ट सम वाटर। मैंने इसमें कुछ वाटर फिल कर दिया है। अगर मैं पर्टिकुलरली किसी स्टिक को, एक मैं स्टिक ले लेता हूं और उसे मैं ऑब्लिकली मींस थोड़ा सा तिरछा करके उसे मैं वाटर सरफेस पर रखता हूं। अगर ऑब्जर्वर उसे यहां से देखेगा, अगर ऑब्जर्वर इस स्टिक के अपर मोस्ट पॉइंट को जो कि वाटर के अंदर है ऑब्जर्व करेगा, तो उसे ये पॉइंट यहां ना अपीयर होकर ये पॉइंट कुछ इधर अपीयर होगा। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। उस ऑब्जर्वर को स्टिक का एक्चुअल पॉइंट नहीं दिखेगा, उसे उसका अपीयरेंस दिखेगा, वो भी थोड़ा ऊपर, जिसकी वजह से उसे क्या लगेगा कि स्टिक गेट्स बेंड। स्टिक जो है वो बेंड हो चुकी है, वो थोड़ी तिरछी हो गई है, और जैसे वो पानी के बाहर निकालेगा स्टिक, देन द स्टिक अगेन लुकिंग नॉर्मल। सो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब अगर इस प्रोसेस को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, तो डायग्रामेटिकली ऐसा क्या हो रहा है वो देखिए। ये थी स्टिक की एक्चुअल पोजीशन। अगर वो ऑब्जर्वर इसका अपर मोस्ट पॉइंट देख रहा है, तो यहां से रे एक जा रही है, ये नॉर्मल बनाएंगे, बिकॉज यहां पर कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, वाटर, और बाहर कौन सा मीडियम है, एयर। तो जब लाइट रे किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है जिसकी डेंसिटी अलग हो, जिसकी डेंसिटी डिफर करे, देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। और अगर इसी तरह हम दूसरी रेख ले लें यहां से, तो वो भी इसी तरह बेंड होगी। और ये दोनों रेज अगर बैकवर्ड इंक्रीज कराएंगे हम, तो यहीं पर मीट कर जाएंगी। इसका मतलब क्लियर है, हमें स्टिक की यहां पर एक एपरेंट इमेज दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट इमेज ऑफ अ स्टिक। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ये आपको रिफ्रैक्शन टॉपिक के बारे में क्लियर कर देगा। ड्यू टू रिफ्रैक्शन वी कैन सी वेरियस इल्यूजन्स, वेरियस एपरेंट इमेजेस अराउंड अस। कई जगहों पर हम एपरेंट इमेजेस देखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से और उसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सो रिफ्रैक्शन के लिए जरूरी क्या चीज है बेटा? रिफ्रैक्शन के लिए जरूरी है टू मीडिया विच हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल वर्ड यहां यूज करने का एक रीजन है। हर बार तो हम लोग अगर मीडियम की बात करते हैं तो सिर्फ डेंसिटी वर्ड से काम चल जाता है, लेकिन इस बार हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है बेटा, हियर in the process of refraction we are not talking about those media or those materials from which light cannot penetrate। हम उन मीडिया की बात नहीं करेंगे जिसमें से लाइट पेनिट्रेट ना हो सकती हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज ऑल मटेरियल्स विल नॉट बी सीन ओवर दिस टॉपिक। इस टॉपिक की पढ़ाई करते समय ये सारे मीडिया हमें नहीं दिखेंगे। यहां हमें कौन कौन दिख सकता है? ग्लास दिख सकता है, एयर दिख सकता है, वाटर दिख सकता है, डायमंड दिख सकता है। जितने भी हमारे ऐसे मीडिया जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, जिसमें से लाइट पेनिट्रेट हो सकती है, हम सिर्फ उन मीडिया की बात करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, सो व्हेन अ लाइट रे passes from one medium to another of different optical density, or we can say two media which have difference in their optical densities, then light bends from its path।
तो लाइट का बेंड होना हमारे लिए शॉकिंग क्यों है? लाइट का बेंड होना हमारे लिए एक नया फिनोमेना क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? बिकॉज वी नो वेरी वेल, मैंने आपको लाइट एनर्जी टॉपिक में बताया था, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है। तो अगर उसके रास्ते में कोई भी मीडियम अचानक से चेंज हुआ, देन ओनली एट द सरफेस ऑफ द सेपरेशन। ऐसा नहीं है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते समय बार बार अपना पाथ चेंज करेगी। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर उसका पाथ चेंज हुआ है तो जो मीडियम ऑफ सेपरेशन है, वो जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, ओनली दैट प्लेस लाइट विल बेंड वंस। लाइट सिर्फ एक बार बेंड होगी उसी प्लेस पर। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये एक ग्लास ब्लॉक अगर हम लें, लाइट रे कोई यहां पर आएगी बिकॉज बाहर एयर है, ये ग्लास का बना हुआ है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन एक बार यहां होगा और एक बार लाइट का रिफ्रैक्शन यहां पर होगा। तो सिर्फ हम देख रहे हैं ये एक लाइन ऑफ सेपरेशन ये थी और एक लाइन ऑफ सेपरेशन ये है, तो दो बार यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्लास के अंदर जब लाइट रे जाएगी तो बार बार वो बेंड होती रहेगी। ग्लास में वो लाइट सेम स्पीड से चल रही है तो इसलिए वो स्ट्रेट चलेगी। सिर्फ कहां बेंड होगी वो? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, बिकॉज ये हमारे है लाइन ऑफ सेपरेशन। यहीं से हमारे मीडिया इंटरचेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एयर से ग्लास में जाना, ग्लास से एयर में जाना। सो वी हैव टू वन थिंग मोर क्लियर इन आवर माइंड, दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ सरफेस फिनोमेना। अगर सरफेस पर होगा ये, उसके बाद सरफेस डायरेक्टली अगर चेंजेस होती जा रही हैं तो ये बार बार रिफ्रैक्शन होता जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे passes from one optically denser medium to other optically denser medium, then it is called as refraction, because light is always traveling in a straight line. So इसलिए इसकी ये प्रॉपर्टी एकदम अलग मानी जाती है। So अब इसके लिए हमें डिसाइड करना होगा what type of media we can take. One more thing I want to tell you, beta, refraction does not depend only on one media. It depends on the difference of the optical densities. For example, अगर मैं एयर और वाटर का एक लेता हूं पेयर, एयर और वाटर के कंपैरिजन में मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, और मैं बात करता हूं एयर और ग्लास में, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में जो डिफरेंस होगा, जैसे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर की 1.3, तो यहां पे जो डिफरेंस आया कितना आया? 0.3, और ग्लास की होती है 1.5 और इसकी 1, तो यहां पे डिफरेंस कितना आया? 0.5। तो ऑप्टिक, ये मैंने रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यूज लिखी हैं, इसको मैं अभी आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो रिफ्रैक्शन है, दैट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन वन मीडियम, that depends on both the media, because ये जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का जो डिफरेंस होता है, इस पर रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है। मीडियम की डेंसिटीज में, जो दो मीडिया हमने लिए हैं, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज में जितना बड़ा डिफरेंस होगा, रिफ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, बिकॉज वी आर एट द लेवल ऑफ 6 to 10, क्योंकि हम 6 to 10th लेवल की बात कर रहे हैं। सो आई एम टेलिंग यू, हमें सिर्फ एक चीज पढ़नी है, हमें जितने भी मीडिया दिए जाएंगे, हमें उन सभी का रिफ्रैक्शन एयर के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो इसलिए हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ऑलरेडी हो जाने वाली हैं। इज दैट क्लियर? सो हमें जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ना है, उसमें हमारा फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम कोई ना कोई एक एयर जरूर रहेगा, क्योंकि आप लोगों की बुक्स में जो भी टेबल्स दी गई हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यूज लिखी हैं, या जो और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं, उन सभी की वैल्यूज किसके रिस्पेक्ट में लिखी हैं? एयर के। अगर वहां से एयर हटा दो तो उस टेबल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहली चीज, बच्चे टेबल तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता है कि ये टेबल हमेशा अप्लाई नहीं होगी। ये टेबल सिर्फ तब अप्लाई हो रही है जब हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर हमारा मीडियम जिस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो चेंज हो जाए तो उस टेबल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हमारे लेवल में 6 to 10th के लेवल में सिर्फ हम लोग एयर के ही थ्रू रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके लिए में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रेयरर टू डेंसर। अब जैसा कि आप नाम से तो आपको समझ में आ ही रहा है, रेयरर वर्ड मींस जिसके पार्टिकल्स आपस में इतने क्लोज ना हो, दूर दूर हो, दैट मीडियम इज कॉल्ड रेयरर, एंड दैट मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, दैट मीडियम इज कॉल्ड डेंसर।
But in the case of refraction, we cannot say exactly that a given medium is rarer or denser. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. अगर हम लोग एयर और वाटर की बात कर रहे हैं, if we are talking about air water pair, then water is acting as a denser medium and air is acting as rarer medium. But अगर हम water to glass pair की बात करते हैं, then the water will be acting as rarer medium and glass will be acting as denser medium. तो हमने देखा दो डिफरेंट एग्जांपल्स में वाटर एक में रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है और एक में डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है. तो यहां पर हम कभी भी रेयर और डेंसर के एग्जांपल्स अकेले में दे ही नहीं सकते. हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम उनकी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किस मीडियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. देन ओनली वी कैन डिसाइड दैट विच मीडियम इज रेयर एंड विच मीडियम इज डेंसर. तो सबसे पहले हम लोग रेयर से डेंसर में पढ़ने जा रहे हैं. रेयर से डेंसर में सपोज हम लोग एयर और वाटर का ले लेते हैं. दिस इज एयर मीडियम, दिस इज वाटर ओवर हियर. ये मीडियम ऑफ सेपरेशन की लाइन है. सपोज द लाइट रे, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे which is striking in the air medium. This is incident ray and that arrow is representing that this is coming in this direction. This point is called point of incidence. This point is known as point of incidence and we have to form a 90-degree line which is called as normal at the point of incidence. This is called as normal line. Now because this is the case of air, air is acting as a rarer medium and water is acting as a denser medium. अगर हम बात करें रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड की, तो यहां जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट के में चेंजेस, अगर मैं आपको रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन का रीजन भी बता दूं तो उसका रीजन यही एक क्वांटिटी है, स्पीड ऑफ लाइट. बिकॉज in each media the speed of light is different. एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है. और इसी स्पीड ऑफ लाइट में ड्रेस्टिकली चेंजेस होने की वजह से लाइट अपने पाथ से बेंड होती है. तो ये रेयर मीडियम है, इसका मतलब यहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, 3 into 10 to the power 8 सपोज. और जब ये वाटर में जाएगी देन इट्स स्पीड डिक्रीजेज. और जैसे ही यहां पर जो मीडियम ऑफ सेपरेशन है यहां पर इसकी स्पीड अचानक से बदलेगी. दैट इज व्हाई इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. आप देख रहे हो ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है ये उस लाइन का एक्चुअल पाथ है कि अगर ये मीडियम ऑफ सेपरेशन यहां पर ना होती तो ये लाइन स्ट्रेट इस तरह जाती, लेकिन मीडियम की प्रेजेंस की वजह से लाइट रे बेंड हो जा रही है और वो नॉर्मल के और पास आ रही है. सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. और यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द केस ऑफ रेयर टू डेंसर. रेयर से डेंसर के केस में लाइट रे जो होगी वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी. This angle is called as angle of incidence. The angle formed between incident ray and normal is called angle of incidence. And the angle formed between refracted ray and the normal is called as angle of refraction. So in this case, always remember I is greater than R. Angle of incidence is greater than angle of refraction in this case only. And in this case the second point is speed of light. Speed of light के साथ क्या changes हो रहे हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है. Speed of light decreases when light ray passes from rarer to denser medium. And the third point is very important. Light ray get bent towards the normal. Light ray जो होगी वो normal की तरफ bend हो जाएगी. So ये था हमारा refraction कब, when we talk about rarer to denser. अब इसके बाद हमारा just opposite case हो जाएगा. Now we discuss the refraction of light through denser to rarer media. जब आपको rarer to denser easily समझ में आ गया है तो denser to rarer में आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. उसमें भी हम लोग यही करेंगे, उसमें जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं. वाटर को हम लोग यहां पर ले लेते हैं और एयर को यहां पर ले लेते हैं. वाटर विल बी बिहेविंग एज denser medium and air will behave as rarer medium. This is the incident ray. This is the normal at the point of incidence and this is the actual direction of the incident ray. In this case the light ray bends away from the normal
इस केस में अगर हम बात करें तो लाइट रे नॉर्मल से दूर हट रही है, आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल है, लाइट रे से और दूर जा रही है। पिछले वाले केस में लाइट रे नॉर्मल के पास आ रही थी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल से दूर हटेगी, एंड इन दिस केस दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R, इन दिस केस I विल बी लेस देन R। और अगर बात की जाए स्पीड ऑफ लाइट की, सो इन दिस केस द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज बिकॉज लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, इसलिए इस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। I will be less than R, angle of incidence less than angle of refraction, the light ray bends away from the normal and the speed of light gets increased. So this is the case of denser to rarer medium. हम लोग यहाँ पर वाटर को हटा के ग्लास भी ले सकते हैं और एयर का पेयर भी ले सकते हैं। ग्लास will also be acting as denser medium for air. तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि एयर भी बहुत इंपॉर्टेंस है। दोनों मीडिया, not only one medium, both media are very important for the refraction process. रिफ्रैक्शन प्रोसेस के लिए दोनों ही मीडिया हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इसको मैं आपको इस तरह से भी समझा देता हूं। मान लीजिए हमने एयर और वाटर का मीडियम लिया और दूसरी तरफ हमने एयर और ग्लास का मीडियम लिया, तो ऑब्वियसली ये रेयर है दोनों केस में और ये दोनों डेंसर है। लाइट रे जब यहां पर पड़ेगी देन इट विल गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां पर भी लाइट रे जब स्ट्राइक करेगी इट ऑल्सो गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन ये जो दोनों की बेंडिंग है, बेंडिंग किस केस में ज्यादा होगी? इस वाले केस में, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें इनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज में ज्यादा डिफरेंस है कंपैरिजन टू द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ दीज टू मीडिया। इस वजह से जो भी रिफ्रैक्शन होगा वो इसमें ज्यादा होगा, और यही रिफ्रैक्शन की जो एबिलिटी है ये एक नई क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती है विच इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I will not discuss refractive index in this video because it is a totally a very large topic and very complicated for the sake of the students. So I will discuss refractive index separately in another video. Okay? But right now मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो दोनों के रिफ्रैक्शंस में, यहां पर लाइट रेज बेंड दोनों केस में हो रही है और दोनों ही केसेस में बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल है। बट अगर हम बात करें बेंडिंग के लेवल की, तो द एयर ग्लास पेयर में जो बेंडिंग है वो ज्यादा हो रही है कंपैरिजन टू द एयर वाटर पेयर। सो दिस विल बी ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक तो मैं आपको एक अलग वीडियो में डिस्कस करके एक्सप्लेन करूंगा। आई विल नाउ गोइंग टू टेल यू अ स्पेशल केस रिगार्डिंग टू रिफ्रैक्शन। मैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक स्पेशल केस आपको और बता दूं। इफ एनी इंसिडेंट रे इज कमिंग नॉर्मली टू द सरफेस, ये एक इंसिडेंट रे है जो कि नॉर्मली आ रही है सरफेस के साथ। अब इसके साथ हम क्या करें? ये देखा जाए तो ये हमारा नॉर्मली आ रही है सरफेस के साथ, देन इट विल मूव स्ट्रेट अवे विदाउट बेंडिंग। यहां पर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, नो बेंडिंग ओवर देयर। क्या रीजन है इसके पीछे वो देखिए, बिकॉज I इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है क्या इस केस में भी मीडियम तो डिफरेंट है, यहां पर एयर है यहां पर वाटर है, लेकिन फिर भी लाइट रे ने अपना पाथ चेंज नहीं किया। पाथ इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि वो 90 डिग्री पर आ रही है। तो हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि लाइट की डायरेक्शन क्या है। और अगर बात की जाए स्पीड ऑफ लाइट की, देन श्योरली स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज। ये याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट में किसी तरह के चेंजेस नहीं आते हैं। स्पीड ऑफ लाइट उसी तरह चेंज होगी बिकॉज एयर से वाटर में जा रही है, सो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली चेंजेस, बट इन दिस केस द पाथ ऑफ द लाइट विल नॉट ऑल्टर। पाथ जो होगा लाइट का वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको अभी हेल्प ले लेता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हेल्प से अगर आप ये समझोगे तो आपको इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ मिल जाएगा। बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक रूल होता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट रूल इज यूज्ड इन द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम रिफ्रैक्शन कराते हैं तो हमें इन लॉस को भी वहां पर एप्लीकेबल रखना है। तो इसीलिए हमारा जो अगला पॉइंट है, जो आगे की चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर ऑल्सो, जिस तरह रिफ्लेक्शन में 2 लॉज होते हैं,
उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज होते हैं. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. पॉइंट वन तो लगभग सेम रहता है. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे. देयर आर थ्री थिंग्स, थ्री रेज ओवर देयर. इंसिडेंट रे, normal at the point of incidence and refracted ray. These all lie on the same plane. ये जो भी तीनों रेज हैं ये हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेंगी. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ये रूल अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझा देता हूं, शायद आपको ये देखने में सिर्फ समझ में ना आए. पहला रूल तो आपको इजीली समझ में आ सकता है. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, दीज ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन. और दूसरी बात, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, क्लास 6 वाले बच्चों को ये टर्म बहुत नया लगेगा. नया इसलिए लगेगा बिकॉज इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म. ये आपको क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होगा. तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप सेकेंड रूल अभी लर्न कर सकते हो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. अब इसे समझिए कैसे. हाउ डज इट पॉसिबल, ये समझने के लिए आपको डायग्राम देखना होगा. यहां पर डायग्राम में मैंने यहां पर एक पेयर लिया हुआ है. सपोज दिस पेयर इज ऑफ एयर टू वाटर. ये एयर एक वाटर का पेयर है. यहां पर एक इंसिडेंट रे आ रही है बिकॉज एयर से वाटर में जा रही है, सो इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस एंगल इज सपोज I1, दिस एंगल इज R1. अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा चेंज किया, यहां पर दूसरा नॉर्मल बनाओगे आप, यहां पर भी बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा. ये एंगल I2 है और ये एंगल R2 है. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट रेस थी लेकिन मीडिया सेम है, एयर और वाटर. तो अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं साइन I1 और साइन R1 का, और अगर रेशियो निकालते हैं साइन I2 और साइन R2 का, तो ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल आ रहे हैं, जो कि ये बात प्रूव कर रहा है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर. क्योंकि हम लोग पेयर तो हमने बदला नहीं है, पेयर हमारा वही है एयर टू वाटर. हमने सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया है. एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो भी चेंजेस हम करेंगे उसकी वजह से रिफ्रैक्शन एंगल भी चेंज होगा. तो उन दोनों के साइन के साथ जो रेशियोज आएंगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट. और जैसा कि आप देख रहे हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रेज तीनों सेम प्लेन पर है. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे यहां पर सेम प्लेन पर है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ भी यहां से आपको क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग थिंग, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. अगर हम लोग बात करें, लाइट के पास तीन प्रॉपर्टीज होती हैं. लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, लाइट की अपनी स्पीड होगी और लाइट के पास वेवलेंथ होगी. तो अगर रिफ्रैक्शन की बात हम करते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं. तो मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट द स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ चेंजेस. द रीजन बिहाइंड इज frequency depends on the source of the light, so after refraction frequency does not change but speed and wavelength, these are the changes. Okay, so this is the video for the basics of refraction. नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी देता हूं आपको. मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, और इसी तरह आगे तक वीडियोस देखते रहिए. आपको फिजिक्स को मेरा टारगेट जो है इजी बनाना, मैं और इजी बनाता रहूंगा, और अगर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आप पूछते भी रहिए.